हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवत राम हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस। क्या कोरोना वायरस बायो वेपन है? इज कोरोना वायरस अ बायो वेपन? क्या वो एक ह्यूमन मेड है, इंसानों ने लैब में बनाया है, या वो लैब एस्केप है, या लेबोरेटरी से फरार हुआ है, या किसी जेनेटिकली इंजीनियर तरीके से वो बनाया गया है? ये सारी जो कंस्पायरेसी थ्योरीज है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ जो कोरोना वायरस की लेबोरेटरी टेस्ट हैं, जैसे कि RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसके साथ जो अभी तक जो ट्रीटमेंट्स कोरोना वायरस के चल रहे हैं वो ट्रीटमेंट भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो हम चलते हैं, कोरोना वायरस क्या है। देखिए, ये अभी जो नोवेल कोरोना वायरस आया है, इससे पहले भी कोरोना वायरस के बहुत सारे आउटब्रेक हो चुके हैं। 2003 में जो 2 आउटब्रेक हुए थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स कोव और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स कोव, ये आउटब्रेक पहले हो चुके हैं कोरोना वायरस के। अगर हम जो पहले कोरोना वायरस के आउटब्रेक हुए हैं, हम उसे के कोरोना वायरस को कंपेयर करें, जो आज अभी कोरोना वायरस आया है नोवेल कोरोना वायरस, वो एक बहुत ही डेंजरस कोरोना वायरस है, एक बहुत ही जो न्यू स्ट्रेन है। अभी तक उस कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस के बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी चल रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन बनने वाली है, वैक्सीन जो अभी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और दूसरी चाइनीज वुहान वैक्सीन, वो तकरीबन लास्ट मरहल पे हैं, वो बनने वाली हैं। अभी साइंसदान जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश में है कि कोरोना वायरस की हम जो वैक्सीन्स वो बना लें जल्द से जल्द, ताकि ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है पूरी दुनिया को उसने मतलब बहुत सारे क्राइसिस में डाल दिया है। अब हम चलते हैं कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस क्या है? देखिए, कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना हुआ है। उसके जो सराउंडिंग में एक एनवेलप होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। अब कोरोना वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है हमें? कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमें हमारे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। अब ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस पहले जो ये अभी कोरोना वायरस हुआ है वो चमगादड़ जो होते हैं बैट्स, उनसे ट्रांसमिट होके सिवेट्स जो एनिमल इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वहाँ से ट्रांसमिट होके फिर इंसान में आता है। पहले चमगादड़, बाद में सिवेट्स, देन ह्यूमन्स, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मुंह के थ्रू, नाक के जो उसके थ्रू, ये इससे ट्रांसमिशन होती है। तो कोरोना वायरस की सिम्टम्स हम देखें तो उसकी अहम निशानियां, अलामत, 2 अहम अलामत होते हैं। एक हाई ग्रेड फीवर जो 104 होता है फ़ारेनहाइट, और उसके साथ जो अहम दूसरी जो निशानी है कोरोना वायरस की वो है ड्राई कफ, खांसी होती है। ये दोनों अहम निशानी अलामत हैं कोरोना वायरस की। और उसके साथ दूसरी भी निशानी वो ये है कि सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है, सर दर्द, हेडेक होता है, विमेटिंग, जो उल्टी, रेशिस, दाने स्किन के निकलते हैं, और उसके साथ डायरिया भी होता है। और वो आगे चल के बहुत ही एक खतरनाक साबित हो जाता है। आगे चल के कोरोना वायरस की जो अलामत वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सबसे जो पहली कॉम्प्लिकेशन नमूनिया होता है, फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेप्सिस हो जाता है, सेप्टिक शॉक, किडनी फेलियर्स, और लास्ट में अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो डेथ हो जाती है। तो कोरोना वायरस देखें,
तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है और जिसका कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये है कोरोना वायरस की अलामत। और उसका जो ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। और उसकी जो टेस्ट और डायग्नोसिस हो रहा है, डायग्नोसिस के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो हैं RT-PCR, CT इमेजिंग और सेरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें एंटीबॉडीज टेस्ट आ जाती है। और दूसरी है रैपिड एंटीजन टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो रियल टाइम RT-PCR है, क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है जो हमें एग्जैक्ट और मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स बताती हैं। अब हम दूसरी जो इमेजिंग में अगर हम टेस्ट करें वो एक्सरेज भी हो सकते हैं, CT इमेजिंग हो सकती है। जब हम CT इमेजिंग कोरोना वायरस के पेशेंट की CT इमेजिंग करवाते हैं तो उसमें हमें ग्राउंड ग्लॉस ओपासिटीज नज़र आती हैं और उसके साथ उसकी एक्सरे में, उसकी CT इमेजिंग में हमें प्लूरल इफ्यूजन्स आती हैं। और कोरोना वायरस की जो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोना वायरस फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। प्रिवेंशन के लिए जो अहम स्टेप्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताए हैं कि पहले आप अपने हैंड वॉश करें, अच्छी तरह आप हैंड वॉश करें, कम से कम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक आप अच्छी तरह उसकी हैंड वॉश करें, ताकि जो आपकी हैंड की सरफेसिस में जो भी कोरोना वायरस हैं उसके प्रोटीन्स वो ख़त्म हो जाए, उसकी लेयर्स ख़त्म हो जाए और वो कोरोना वायरस इतना इफेक्टिव ना हो। तो ये हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, अहम है। जब हम मुंह को छूते हैं, नाक कान और दूसरे से हैंड शेकिंग करते हैं तो हो सकता है कांटेक्ट के चांसेस होते हैं। जब कांटेक्ट कर लिया तो हैंड वॉशिंग हमारे लिए एक अहम है, प्रिवेंटिव मेजर है। दूसरी मेजर ये है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, एक शख्स से दूसरे शख्स तक कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। हम जो शख्स हैं उससे सोशली डिस्टेंस रहें। तो ये एक अहम मेजर है, क्योंकि कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंस से कम ट्रांसमिट होता है। तो ये एक अहम मेजर है। उसके साथ हम रेस्पिरेटरी हाइजीन करें और जो मास्क होते हैं, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क वो पहने, ताकि जो एयर में जो भी कोरोना वायरस हो वो हमें ट्रांसमिट ना हो। तो ये अहम मेजर है। दूसरी मेजर्स बहुत सारी है कि हम किसी बंदे से, किसी शख्स से हैंड शेक ना करें। तो ये मेजर्स हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, अहम प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैंने अभी बताए हैं। तो कोरोना वायरस का जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट में जो इस दुनिया में कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट चल रहा है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। जो अगर किसी को खांसी हो तो खांसी की हम दवाई दें, किसी को फीवर हो तो उसको एंटीपायरेटिक जिसमें आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल दें। अगर किसी चेस्ट, अगर पल्मोनी ओडिमा हो जाए या चेस्ट सांस में तकलीफ हो तो हमें उसे हाइड्रोकार्टिसोन या दूसरी ऐसी स्टेरॉइड टेबलेट देते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाते हैं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो भी चलाते हैं, जैसे कि सेफ्ट्राजोन, सेफ्ट्राजिजाम और मेरोपेन एक्सेट्रा, ये एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। तो ये है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अभी जो दूसरी जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जैसे कि रिकवरी ट्रायल्स ने बताए हैं, वो नो ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल केयर, लोपिनाविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, टोसिलिजुमैब और दूसरी जो है प्लाज्मा थेरेपी, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो ये ट्रायल्स जो अभी 6 इंटरवेंशंस चल रहे हैं, जिसपे रिकवरी ट्रायल वर्कअप कर रही है, काम कर रही है। और उन्होंने अभी जो न्यू जो दिया था ब्रेक थ्रू, उन्होंने ये बताया था कि डेक्सामेथासोन एक इफेक्टिव है। उन्होंने डेक्सामेथासोन को जो पेशेंट्स कोरोना वायरस के थे, जो वेंटिलेटर्स पे थे और जो ऑक्सीजन पे थे, तो उन्होंने उन पे ट्राई किए थे। तो उसकी मोर्टेलिटी रेट
बहुत ही डिक्रीज हो गई थी। तो उन्होंने ये बताया कि ये डेक्सामेथासोन इफेक्टिव है, मोर्टेलिटी रेट होती है उसे डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। तो डेक्सामेथासोन भी अभी जो रिसेंटली ब्रेक थ्रू हुआ है उसमें ये बताई गई कि ये स्टीरॉयड मोस्ट इफेक्टिव है। ये इसके दो जो मेन अहम काम ये हैं कि ये इम्यूनोसप्रेसिव है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। देखिए, कोरोना वायरस के लिए पूरी दुनिया कोशिश में है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ढूंढ लें ताकि जल्द से जल्द इस जो पेंडेमिक को ख़त्म करें। तो बहुत सारी जो लेबॉरेटरी उसमें रिसर्च हो रही हैं, वो देख रहे हैं कि हम इसका जो इलाज वो जल्दी कर लें। जैसे ऑक्सफोर्ड जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन तकरीबन बना दी है, फर्स्ट और सेकंड ट्रायल से मरहल से वो गुजर गई है, वो आगे चल चुके हैं, उन्होंने ट्रायल्स भी किए हैं, वो सक्सेसफुल भी हो गई है। और चाइनीज़ की जो कैनसैनो कनाडा और चाइना की जो कंपनी मिलके उन्होंने एक वुहान वैक्सीन, चाइनीज़ वैक्सीन एड5 वैक्सीन बनाई है, वो भी वैक्सीन इन मरहल से गुजर गई है, वो भी सक्सेसफुल हो गई है। अभी चाइना की जो मिलिट्री है, फौज है, वहाँ में वो ट्राई की जा रही है, तो वो सक्सेसफुल है। और हो सकती है वो 2 या 3-4 महीने में वो आ जाए और वो बाकायदगी से वो स्टार्ट हो, जो इंसान ह्यूमन ट्रायल्स में स्टार्ट हो जाए, जैसे कि जो दूसरी EPI एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो चल रही है वैक्सीन, उनमें आ जाए, क्योंकि ये एक अहम ज़रूरी है हमारे लिए। इसके सिवा देखें, हमारे जो ह्यूमन रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ये पेंडेमिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो हमारे ह्यूमन रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और इंसान बहुत सारे हलाक भी हो सकते हैं। देखिए, इटली का हम मिसाल लें, इटली में भी बहुत सारे हलाक हुए हैं। USA का जो लें मिसाल, तो USA में भी बहुत सारे पेशेंट हलाक हुए हैं, वो बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हुई है वहाँ पे। और चाइना का मिसाल है, बहुत सारे वहाँ पे डेथ हुई है। एक ये तो इसके लिए अहम है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो, कोई या कोई वैक्सीन हो जो उसे ख़त्म कर पाए। तो ये है इसके जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। अब हम चलते हैं कंस्पायरेसी थ्योरीज जो कोरोना वायरस के मुतालिक चल रही हैं। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं कि कोरोना वायरस एक बायो वेपन है, कोरोना वायरस एक ह्यूमन मेड है, वो लैब में बनाया गया है जेनेटिकली इंजीनियर तरीके से, या तो कोरोना वायरस एक लैब स्केप है, लेबोरेटरी से फरार हुआ है, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ से वो आया है। अब हमें ये कोई पता नहीं कि ये कौन सी चीज़ है, कहाँ से आई है, कोई भी एक रियल जो एक्सप्लेनेशन हो जो हमें ये बताए कि उसके पास साउंड प्रूफ्स हों और वो हमें ये बताए कि ये वाकई ह्यूमन मेड है या एक नेचुरली इवॉल्व हुआ है, कोई भी हमें ये पता नहीं है। अब तक कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है जो हमें सेटिस्फाई कर की हो कि वो रियली एक जो ह्यूमन मेड है। इस दुनिया में जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंस्पायरेसी थ्योरी लैब स्केप है। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये एक लेबोरेटरी से फरार हुआ है, वो लेबोरेटरी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ से वो फरार हुआ है। जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहाँ वहाँ पे एक सी फूड मार्केट है जहाँ से कोरोना वायरस के पहले केसेस ज़ाहिर हुए थे, वहाँ से वो 10 माइल्स दूर है। तो स्टीवन मोशर एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि देखें, जहाँ से पहले जो कोरोना वायरस के केसेस ज़ाहिर हुए थे, वो सी फूड मार्केट चाइना की जो वुहान सिटी में है वो 10 माइल्स दूर है। तो हो सकता है वो जो कोरोना वायरस वो लैब से एस्केप हुआ हो, लैब से फरार हुआ हो, पहले उन लोगों को इन्फेक्ट किया हो। और देखें, ये जो लैब एस्केप की बात 2003 में भी चली थी। 2003 में जो 2 आउटब्रेक मेन हुए थे, वो सार्स कोरोना वायरस और मर्स कोरोना वायरस, ये 2 आउटब्रेक हुए थे। तब भी ये रिपोर्ट्स चली थी कि ये जो कोरोना वायरस लैब से एस्केप हुआ है। देखा जाए तो ये दोनों जो इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीवन मोशर का जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये एक लैब एस्केप है
अब देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस लैब एस्केप नहीं है। कोरोना वायरस एक नेचुरली इवॉल्व हुआ है। वो जो चमगादड़ बैट्स हैं वो खाने से हुआ है। चमगादड़ के बाद सिवेट में आया है, सिवेट के बाद इंसानों में आया है। चमगादड़ का जो कोरोना वायरस चमगादड़ में है, वो कोरोना वायरस का जो जेनोम है 96% जो इंसानों में कोरोना वायरस उससे मिलता जुलता है। सिवेट्स जो स्यूट होते हैं उसका कोरोना वायरस 99.3% मिलता है इंसानों के कोरोना वायरस से। और एक साइंसदानों ने, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक ये भी बात की है कि पेंगुलिन्स हैं उनका भी जो एंट ईटिंग है, कीड़े मकोड़े खाने वाले जो जानवर हैं, उनका भी कोरोना वायरस इंसानों के कोरोना वायरस से मिलता है 99%। तो बहुत सारी ये थ्योरीज चल रही हैं कि कोरोना वायरस या तो ह्यूमन मेड या तो एक नेचुरली इवॉल्व हुआ है, लेकिन कोई भी थ्योरी ने सेटिस्फाई कंप्लीटली नहीं किया है। तो हम किस थ्योरी को कंप्लीटली एक्यूरेट सही नहीं कह सकते, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अगर वो ह्यूमन मेड होता, इंसानों ने किसी लेबोरेटरी में बनाया होता, तो उसका जेनोम, उसमें कोई चेंजिंग होती, उसकी जेनेटिक मटेरियल में कोई हेराफेरी होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। उसकी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी तब्दीली नहीं है। साइंसदानों का ये मानना है कि तो फिर हो सकता है कि ये एक नेचुरली इवॉल्व हुआ है, क्योंकि साइंसदानों के कहने के मुताबिक वो नेचुरली इवॉल्व हुआ है और उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरे जो सार्स कोव और मर्स कोव और बेट के कोरोना वायरस हैं और सिवियर्स के कोरोना वायरस, पेंगोलिन्स के कोरोना वायरस हैं, तो उनसे मिलता जुलता है। तो ये जो साइंसदानों का कहना है वो बिल्कुल एक सेटिस्फाई करता है कि एक वो कोरोना वायरस नेचुरली इवॉल्व हुआ है। और जो कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं उसमें वायरल जो एक्सेप्टेड जो थ्योरी चल रही है वो लैब एस्केप है। हो भी सकता है वो लेबोरेटरी से एस्केप हुआ हो। जो लेबोरेटरी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ में बहुत सारे जो स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के पड़े हैं, हो सकता है उसमें वहाँ से जो एस्केप हुआ हो सकता है वो एक बायो वेपन भी हो, लेकिन हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये वाकई एक बायो वेपन है या नहीं। तो चलते हैं, अब हम कोरोना वायरस की जो टेस्ट अभी चल रही हैं, एक टेस्ट जो अहम टेस्ट अभी कोरोना वायरस की है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो टेस्ट है रियल टाइम RT-PCR। रियल टाइम RT-PCR टेस्ट देखें वो क्या करती है। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, हाईली स्पेसिफिक और हाईली सेंसिटिव जो टेस्ट है वो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करती है। तो इसका हम डिफाइन इसे कैसे करेंगे, ये एक ऐसी टेस्ट है जो किसी भी पैथोजेंस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डिटेक्ट करती है, उसमें डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। पैथोजेंस में वायरस भी हो सकते हैं और दूसरे भी पैथोजेंस हो सकते हैं। तो पहले रियल टाइम RT-PCR में जो मेथड में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, और अभी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को रिप्लेस करके अभी जो मेथड में इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्पेसिफिक मार्कर्स जिसमें फ्लोरोसेंट डाइस वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये है मेथड रियल टाइम RT-PCR का। अब चलते हैं हम कोरोना वायरस की तरफ। पहले हम वायरस को डिफाइन करेंगे कि वायरस क्या चीज होती है। वायरस एक माइक्रोब होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते, कोई भी एक हो सकता है, या तो DNA या तो RNA। और उसकी सराउंडिंग्स में एक एनवेलप होता है, फिर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ये एक सिंपल जो पिक्चर है वो वायरस की पिक्चर है। अब हम कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जो इंसान की बॉडी में जब वो इंटर होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एक जेनेटिक मटेरियल RNA है जो इंसान की सेल्स में इन्फिल्ट्रेट होता है, उस पर अटैक करता है। इन्फिल्ट्रेशन के बाद वो
हमारे जो सेल्स होते हैं ह्यूमंस के, उसे कंट्रोल करता है, उसे रीप्रोग्रामिंग करता है। रीप्रोग्रामिंग करने के बाद वो अपनी जो कॉपीज हैं रेप्लिकेशन करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और हमारे सेल को ऐसी तरीके से वो रीप्रोग्राम करता है जो उसके वाइल्ड कॉपीज बनाता है। तो ये रेप्लिकेट करके वो अपने वाइल्ड बहुत सारी हजारों लाखों तादाद में वो कॉपीज बना के वो हमें अटैक करता है। और रियल टाइम RT-PCR में क्या होता है, हमारे मुंह या नाक से मोस्ट एक्यूरेटली नेजोफेरेंजियल स्वाब से वो वहाँ से सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को निकाल के उस सैंपल को ट्रीट करते हैं, यानी उससे बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वहाँ उस सैंपल को उससे रिएक्शन करके उसमें प्रोटीन्स और फैट होते हैं उसको अलग कर देते हैं और उसमें जो RNA होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं जब एक्सट्रैक्टेड RNA को DNA में कन्वर्ट करें तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प और मदद से किया जाता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये RNA को DNA में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है कि ये RNA ही वाहिद होता है जो एम्पलीफाई हो सकता है और बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। तो ये इसीलिए पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं DNA में। जब वो ट्रांसक्रिप्ट वाइल्ड DNA बन जाता है तो ट्रांसक्रिप्ट वाइल्ड DNA के साथ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA जो कॉम्प्लीमेंट्री हों वो उससे मिक्स की जाती हैं। अब शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA क्यों मिलाए जाते हैं, उसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो जो ट्रांसक्रिप्ट वाइल्ड DNA जो होता है उसे एम्पलीफाई करने में वो हेल्प करता है, एम्पलीफिकेशन के दौरान उसे हेल्प करता है, एम्पलीफिकेशन में हेल्प करता है। और दूसरा जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA का जो काम होता है, DNA को जो उसके तादाद में मजीद नंबर में वो हेल्प करता है और उसके साथ जो मार्कर्स होते हैं स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट डाइज उसे अटैच उसे मतलब होने में वो हेल्प करता है, उसे जो स्टेट से मतलब मिलने में वो हेल्प करता है। तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के काम होते हैं। अब जो ये मिक्सचर जो बनी है, अब चलते हैं हम रियल टाइम RT-PCR की तरफ। ये जो मिक्सचर बनी है शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA और ट्रांसक्रिप्ट वाइल्ड DNA की, इन मिक्सचर को रियल टाइम RT-PCR मशीन में डाला जाता है। अब रियल टाइम RT-PCR कैसे काम करती है, वो थ्रू टेम्परेचर्स के थ्रू काम करती है, यानी कि वो कूल और हीट करती है। उसमें जो टोटल साइकिल्स होते हैं 35 साइकिल होते हैं, 35 साइकिल उसके होते हैं। अब 35 साइकिल, हर साइकिल में जो वायरल जो DNA होता है वो डबल होता है। फर्ज करें पहली साइकिल में 2, सेकेंड साइकिल जो दूसरी साइकिल उसमें 4, तीसरी साइकिल में 8, चौथी साइकिल में 16। तो ऐसे ही उसका जो वायरल जो अमाउंट होता है वो डबल होता जाता है। और हर जो साइकिल होती है उसमें स्क्रीन पे वो डिटेक्ट करते हैं, अगर जब फ्लोरेसेंट डाइज जो रिलीज होती है वो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है उससे सरपास होती है, तो वो ये मानते हैं कि इसमें वायरस है वो। तो ये है रियल टाइम RT-PCR का कंसेप्ट। रियल टाइम RT-PCR कैसे काम करती है? रियल टाइम RT-PCR वायरस को डिटेक्ट करने में कम से कम 3 घंटे भी लग जाते हैं, जबकि लेबोरेटरी में उसे 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये रियल टाइम RT-PCR का कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या करती है, जो एंटीजेंस होते हैं वायरस में, जो एनवेलप प्रोटीन होता है, एम प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होते हैं, ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये एज ए एंटीजन होते हैं। जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये प्रोटीन्स एज ए एंटीजन, हमारा इम्यून सिस्टम उसे एज ए एंटीजन रिकग्नाइज करता है। तो ये एंटीजेंस ही होते हैं, उससे को डिटेक्ट करती है रैपिड एंटीजन टेस्ट 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में वो इसे डिटेक्ट करती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक किट होती है, एक मखसूस किट होती है जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं।
वो कैसे करते हैं, वो हमारे मुंह, नाक या थूक से जो सैंपल लेके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली जो किट होती है उससे मिक्स करते हैं, जो उसको 10 से 15 मिनट में वो डिटेक्ट करती है। लेकिन ये जो टेस्ट है वो हाईली स्पेसिफिक है, सेंसिटिव नहीं है। यानी कि वो अगर पॉजिटिव आ जाए, ट्रू पॉजिटिव आ जाए, तो ये मतलब है कि इस बंदे में कोरोना वायरस है ही है, उसको रिकन्फर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे हम RT-PCR के थ्रू रिकन्फर्म करने नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रू पॉजिटिव आ गई, बस आ गई तो है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आई है तो हो सकता है वो वाकई नेगेटिव हो या फॉल्स नेगेटिव हो। कहने का मतलब उसमें कोरोना वायरस हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, अगर नेगेटिव टेस्ट आई हो तो इसका मतलब यही है कि ये एक हाईली स्पेसिफिक और हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। और दूसरी टेस्ट है एंटीबॉडीज टेस्ट, वो भी सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है, जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं जब कोई भी पैथोजन जैसे वायरस हो या कोई भी अटैक करता हो, तो हमारे जो इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो एंटीबॉडीज को टेस्ट करती है, तो इसे कहते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। अब हम ये कह नहीं सकते कि अगर कोई बीमारी पैदा हुई हो वो खत्म हो जाए, तो ये एक कोरोना वायरस एक बीमारी है, तो वो उसे खत्म होने में टाइम लगेगा, उसे सालों भी लग सकते हैं। जैसे कि पोलियो आई और चिकन पॉक्स और दूसरी जो वायरल इन्फेक्शंस आई, उसकी जो वैक्सीन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन उस पर चल रही हैं। जो चिकन पॉक्स है वो एरिडिकेट हो चुकी है, मीजल्स होने पे है, तो पोलियो भी होने पे है। काफ़ी कंट्रीज में पोलियो ख़त्म हो चुकी है, और जो कुछ ममालिक हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पे पोलियो है, तो वो एरिडिकेट हो जाएगी अगर उसकी वैक्सीन बन जाए। अब हम कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो व्हाट इज कन्वलसेंट प्लाज्मा? कन्वलसेंट प्लाज्मा क्या है? देखें, दो पेशेंट हैं, एक पेशेंट पहले जिसे कोरोना वायरस हो चुका हो। अब कोरोना वायरस क्या करता है, जब कोरोना वायरस अंदर जाता है हमारी इम्यूनिटी उसे एज एंटीजन डिटेक्ट करती है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन IgG और IgM ये एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाती है। जब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज जो हमारे खून में जो एक प्लाज्मा होता है उसमें ही रिजाइड करती हैं। ये एंटीबॉडीज जब उसमें जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं कन्वलसेंट प्लाज्मा। अगर इस प्लाज्मा को जो पेशेंट उसे कोरोना वायरस हुआ हो उस पेशेंट से हम अगर ये निकाल लें और वो दूसरा पेशेंट जिसे अभी अभी कोरोना वायरस हुआ हो और उसकी जो सिम्टम्स सीवियर होती जा रही हो और वो हॉस्पिटलाइज में एडमिट हुआ हो, तो अगर हम ये कन्वलसेंट प्लाज्मा अगर उसमें हम लगाएं तो उसे हम बोलते हैं कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखिए, जब कोई जो डिजीज है किसी कंट्री या पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं, किसी खास रीजन में फैल जाए तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। पहले तो कोरोना वायरस एक खास रीजन में थी, वुहान में थी, उसे हमें एपिडेमिक कहा था। बाद में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, स्प्रेड हुआ और ऑल द वर्ल्ड, तो हमने उसे पैंडेमिक बोला। तो ये है पैंडेमिक, तो ये कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है। उसके फैलने के बाद देखें क्या कंट्रीज ने मेजर ली, काफ़ी कंट्रीज ने सोशल डिस्टेंसिंग की मेजर्स ली, वेयर मास्क पहने और हैंड वॉश करें, और उन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, पूरी मार्केट्स उन्होंने बंद कर दिए 1 महीने तक, 2 महीने, जबकि चाइना ने 2 महीने तक, 2 से ज़्यादा तकरीबन महीने तक उन्होंने जो मार्केट्स वुहान में वुहान सिटी को लॉक किया और उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद वो लॉकडाउन हटा दी गई जब कोरोना वायरस की जो केसेस वो डिक्रीज हुए। तो ऐसे कंट्रीज ने बहुत सारी मेजर्स ली, प्रिवेंटिव मेजर्स कोरोना वायरस को रोकने के लिए। पाकिस्तान में देखें, लॉकडाउन 1 महीने से ज़्यादा तक चली, उसके बाद उन्होंने स्मॉल लॉकडाउन चलाई। तो ये है
कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने जो की। लेकिन अब बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से कि कौन से इम्पैक्ट्स पड़े हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो इकनॉमी है वो बेडली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम बात करें जो पेट्रोल, तेल, डीजल्स वगैरह उसकी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस कम हो गई हैं। वो क्या है, जब उसकी प्राइसेस कम हुई है, पहले प्राइसेस उसकी ज़्यादा थी, अब प्राइसेस कम हुई, ये क्या है, ये इकनॉमी है जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुई। लॉकडाउन की वजह से जो गाड़ियाँ चलती थी रोज़मर्रा रूटीनली जो चलती थी, जिसमें तेल कंज्यूम होता था, वो चलना बंद हो गई। दुनिया की जो इकनॉमी है उस पर बहुत बड़ा उसका इम्पेक्ट पड़ा। तो ये कोरोना वायरस की वजह से इकनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार बन गए हैं, जैसे कि बहुत सारे जो रूटीनली काम करते थे वो अब घर बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। कोरोना वायरस की वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो ये है कि जैसे लॉकडाउन हुई है तो गाड़ियां कम चल रही हैं और वो स्मोक को कम प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी एयर पोल्यूशन है उसमें कमी आई है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमें पोल्यूशन की जो फेफड़ों की जो बीमारी जैसे अस्थमा हो गई, लंग कैंसर हो गया, और जैसे ब्रोंकाइटिस, धुएं वाली जो बीमारी है जिसमें उसमें भी कमी आई है। देखिए, मैंने जो अभी बात की है वो ये की है कि कोरोना वायरस की वजह से जो एयर पोल्यूशन डिक्रीज हो गई है। देखिए, अब कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज जो पूरी दुनिया में चल रही हैं वो बंद हो गई। उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन डिक्रीज हुई है, तो एयर पोल्यूशन डिक्रीज होने की वजह से जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बीमारियों से हम बच गए हैं। और उसके साथ जो एक अहम फायदा ये हुआ है कि जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायोलेट जो रेस होते हैं सन के, सूरज की, उसे कंट्रोल करती है। वो जो खतरनाक रेस हैं वो इस धरती पे आने से रोकती है, तो इस ज़मीन पे आने से रोकती है। तो वो ओजोन लेयर अभी रिपेयर हो रही है क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो भी कम हुई है। वाटर पोल्यूशन में देखें, वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी कंटामिनेशन होती है और कंटामिनेटेड डिजीजेस होती हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर, और दूसरी जो वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाती है, कॉलरा हो जाती है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि जो 2 बिलियन पीपल थे वो उसमें कंटामिनेटेड जो वाटर पीने की वजह से जो इन्फेक्शन हुई थी, जैसे कि कॉलरा है, डायसेंट्री है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, टाइफाइड, पोलियो, तो वो जो रेशियो अभी बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। 2017 में जो उन्होंने रिपोर्ट्स बताई थी, तो देखें 2 बिलियन पीपल कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से उन लोगों में ये डिजीज हुई थी, तो वो रेशियो अभी डिक्रीज हो रहा है। मतलब कोरोना वायरस की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देखें, अब लोग उसमें वाटर पोल्यूशन डिक्रीज हो रही है, एयर पोल्यूशन डिक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो ये है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। और दूसरी सारी जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी सांस वाली जो फेफड़ों वाली बीमारी है, जैसे कि अस्थमा हो गई, वो उन चीज़ों में भी मतलब कमी आ रही है। देखिए, अब यूरोप में या पूरी कंट्रीज में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। जब से कोरोना वायरस हुआ है, जब से ट्रैफिक बंद हो गई है, तो रोड ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट हैं उसमें भी कमी आई है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो नॉइस पोल्यूशन, जो गाड़ियों की वजह से नॉइस पोल्यूशन होती थी, वो भी, उसमें भी कमी आई है। तो ये है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। देखें, उन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में दूसरा एक इम्पैक्ट ये है कि जब से कोरोना वायरस हुआ है तो उसमें लॉकडाउन हुई है, तो लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर कम निकलते हैं, तो उसमें जो डकैती, रॉबरी थी, जो स्ट्रीट क्राइम्स थे, उन चीज़ों में भी कमी आई है। तो ये भी एक कोरोना वायरस की वजह से एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुई है और दूसरे जो मेजर्स लिए गए हैं, उनमें से जो एयर पोल्यूशन, उसमें भी कमी आई है। एयर पोल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, जो मेन होता है तो चीज़ होती है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आई है। तो ये बहुत सारे एक चीज़, कोरोना वायरस एक तरफ बहुत खतरनाक भी है, एक तरफ उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं।
और देखें ग्लोबल वार्मिंग भी उसमें जो है वो कम हुई है अभी। तो ये एक चीज़ के दो जो हैं, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।